रुद्र भी मदहोश भरे अंदाज में अन्या के करीब हुए कहता है, डोंट वरी वाइफी, तुम्हारा हस्बैंड इतना कमज़ोर नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच से भी आगे है। तो बोलो वैसे कहाँ से शुरू करें? ये सुन एक शरारत भरी निगाहों से उसे देख कहती है, किचन से। रुद्र जो अन्या के है अंदाज में मदबोस होने के इंतज़ार में था, वो ये सुन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, किचन से? अन्या बड़े मासूमियत से हाँ में सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ, अब नाश्ता तो किचन में ही बनेगा, तो आपको शुरुआत भी वहीं से करनी होगी। अब जाइए, एक अच्छे से हस्बैंड की तरह अपनी प्यारी वाइफ के लिए नाश्ता बनाइए, जाइए। इतना बोल अन्या जाने का इशारा करती है तो बेचारे रुद्र का मुंह बन जाता है। वो अन्या से दूर हुए उठकर जाने लगता है तो अन्या झट से उसका हाथ पकड़ बेड पर बैठते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, वैसे गुड मॉर्निंग आपकी रह गई थी। गुड मॉर्निंग। अन्या कैसे बोलने पर रुद्र अन्या पहले घूरता है, लेकिन तुरंत उसके प्यारे से चेहरे को देख पिघल सा जाता है। अन्या मुस्कुराते हुए रुद्र का हाथ पकड़ बेड से उठते हुए अपने बालों को एक मेसी जूड़ा बनाते हुए कहती हैं, चले किचन में, मुझे भी तो अपने हैंडसम हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है। अन्या की बात सुन रुद्र मुस्कुरा देता है। अन्या के जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है कि तभी रुद्र अन्या का हाथ पीछे से पकड़ उसे अपने कंधे पर रख एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अन्या को एक नज़र एक आगे बढ़ाता हुआ कहता है, और मुझे अपनी वाइफी के नखरे। इतना बोल रुद्र वैसे ही अन्या को बाहों में लिए नीचे बने किचन की ओर ले जाता है और किचन में आते अन्या को किचन टेबल पर बैठा देता है, जिस पर अन्या नीचे उतरने को होती है, लेकिन रुद्र मना कर देता है और अन्या वैसे ही बैठे रहने का इशारा करता है। रुद्र ब्रेकफास्ट की तैयारी करता है। वैसे रुद्र को कुछ खास बनाना तो नहीं आता, लेकिन इन बीते 3 सालों में उसने थोड़ा बहुत सीख लिया था, जिससे वो हल्का और सिंपल ब्रेकअप काफ़ी प्यार से अन्या के लिए तैयार कर रहा था। अन्या भी रुद्र को बस काम करते हुए अडोर कर रही थी और अपने इन वक्त बस खुलकर जी रही थी। बीच बीच में उनका रोमांस भी चल रहा था। अन्या रुद्र के लिए फ्रूट काट उसे अपने हाथों से खिला रही थी, जिस पे रुद्र ना में सिर हिलाते हुए उसके होठों पर कुछ इशारा करता है, जिससे समझ अन्या शरारत से अपने मुंह में वो फ्रूट की बाइट लिए रुद्र को खिलाने के ज़्यादा उसे छेड़ने लगती हैं। वो दोनों इसी तरह हंसी खुशी ये सारे पल जी रहे थे। नाश्ता तैयार होने के बाद रुद्र प्लेट लिए उनके कमरे में बने छोटे से बालकनी में आ जाता है, क्योंकि वो जगह अन्या को काफ़ी पसंद थी। सामने से झरने के साथ हरी भरी हरियाली के साथ वो सूरज की हल्की हल्की किरणें मन को छू लेने जैसी थी। दोनों मिल वहाँ लगे चेयर टेबल पर बैठ नाश्ता करते हैं। रुद्र अपने हाथ से अन्या को खिलाता है। दोनों अपने इस क्वालिटी टाइम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी अन्या अपने सैंडविच की बाइट लिए पूछती हैं, रुद्र मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे जियान को कॉल करना है कि सब ठीक है यहाँ घर और ऑफिस में। ये सुन रुद्र अपनी नज़रें घुमाकर देखता है। फ़ोन कमरे में सोफ़े के टेबल पर रखा था। रुद्र जल्दी से अन्या का फ़ोन लिए आता हुआ कहता है, ये लो और घर पे कॉल करना, मुझे दादाजी और रुद्रांश की आवाज़ सुननी है, आज उनकी बहुत याद आ रही है। अन्या जल्दी से अपना हाथ साफ करते हुए फ़ोन लेती हुई रुद्र की बात सुन मुस्कुराती हुई अपना फ़ोन ऑन करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। फिर कुछ सोच कहती है, देखिएगा सबसे ज़्यादा तो आपका बेटा गुस्सा होगा मुझसे, मैंने उससे कॉल नहीं किया, सब आपकी वजह से। अब वो गुस्से में मुंह फुलाए शिकायतों का पर्चा लिए वो पहुंच गया होगा आपके पास। रुद्र अन्या की बात सुन मुस्कुरा देता है। उन दोनों ने जानबूझकर अपने अपने फ़ोन ऑफ कर दिए थे ताकि कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए और सुकून से अपना वक्त बिता पाए। जियान के सिवा तो किसी को उनकी खबर तक नहीं थी कि वो दोनों साथ हैं। बेदी परिवार को शक न हो इस बात के लिए रुद्र ने पहले जियान को अलर्ट रखा था
उसके कॉल और मैसेज में डमी कार्ड प्ले किया था, जिससे उन्हें अब तक शक भी नहीं हुआ कि रुद्र असल में अन्या के साथ है। इन्हीं हंसी प्यार के पल के बीच अन्या का फ़ोन ऑन होता है, जिसके बाद एक उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसे देख अन्या के साथ रुद्र के माथे पर भी बल पड़ गए। पर रुद्र अपने कॉफ़ी के सीप लिए अन्या को देख अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वाइफी, मेरे अलावा तुम्हें इतना याद कौन कर रहा है? अन्या रुद्र की बात सुनकर भी जैसे अनसुनी कर अपना फ़ोन चेक करती हैं, तो उसके भी माथे पर आती जाती रेखाएं देख रुद्र भी थोड़ी चिंता में कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है? अन्या बिना कुछ कहे अपना फ़ोन स्क्रीन रुद्र की तरफ कर देती है। रुद्र असमंजस में फ़ोन लेता है। फ़ोन में वही सारी न्यूज़ के साथ शेयर होल्डर मीटिंग और बेदी के शेयर ट्रांसफ़र के साथ चौहान हाउस के ऑन तक का नोटिस आया था। साथ ही बेदी की फैलाई हुई सारी खबरें आग की तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद चौहान परिवार के सवाल उठ रहे थे। ये सारी खबरें देख तो रुद्र का दिमाग घूम गया। अन्या गुस्से से टेबल से उड़ते हुए अपना सिर पटकते हुए कहती है, मैं इस बार राजवेंद्र बेदी को छोड़ूंगी नहीं। इसने वापस से मेरे परिवार पर वार किया है। जितना मैं चाहती हूँ इन सब में मेरा परिवार हर्ट न हो, पर उन पर कोई आँच न आए। ये राजवेंद्र बेदी हर बार मेरे परिवार पर वार करता है। न जाने दादाजी बाकी सबका इस न्यूज़ के बाद क्या हाल हो रहा होगा। उन्हें तो कुछ असल बात खबर भी नहीं है। अन्या ये सब सोच सोच काफ़ी परेशान हो रही थी। रुद्र अन्या के पास आता हुआ उसे संभालता है और उसकी बाहों को पकड़ उसे सहलाते हुए प्यार से कहता है, शांत हो जाओ वाइफी, मैं वादा करता हूँ यह आखिरी बार होगा जब किसी ने हमारे परिवार पर अपनी नज़रें डाली हैं। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अन्या सबके बारे में सोच सोचकर बेचैन नज़रों से रुद्र को देख कहती हैं, रुद्र, हम ऐसा नहीं चाहते, तभी अब तक चुप थे। हम नहीं चाहते थे कि दादाजी खुद को गिल्टी महसूस करे या किसी को कुछ खोने का डर हो, बट उस बेदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी सबको नुकसान पहुंचाने में। अन्या अपनी बात के रुद्र के गालों पर हाथ रख आंखों में नमी लिए थोड़े दर्द में कहती हैं, उसने सबसे बड़ी गलती आपको हम सबसे इतने सालों तक छीन कर की, हमें अंधेरे में रखा, बार बार आपको मुझसे दूर करने की कोशिश की। आंखों में दर्द को गुस्से में बदल गुस्से में कहती हैं, और आज शायद उनने अपनी आखिरी सबसे बड़ी गलती की है। इसके बाद शायद मैं उसे बख्शूंगी भी नहीं। रुद्र भी अन्या के गुस्से को समझते हुए उसके गालों पे हाथ रख अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहता है, वाइफी, मेरी बात सुनो। राजवेंद्र बेदी को उसकी करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले हमने जो तय किया है तुम्हें वो करना है। रुद्र अपने चेहरे पर अपने पुराने वाले ओरा लिए होठों को ना दिखाने वाली एक डेविल स्माइल लिए रहस्यमय अंदाज से कहता है, क्योंकि सज़ा मैं उन्हें अपनी पहचान में दूंगा और वो पहचान मुझे वो खुद देंगे। रुद्र की बातों का मतलब अन्या बखूबी समझ रही थी, जिस पे वो भी अपना सिर हिलाते हुए उसके सीने से लग जाती है। रुद्र भी अन्या को हक कर लेता है। कुछ पलों में रुद्र और अन्या वहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्री एक बड़े पैमाने में जैसे तहलका मचा हुआ था। आज जैसे सबकी कीमत का फैसला हो। न्यूज़ मीडिया सारे लोग दरवाजे पर हर उस शख्स से इस बात को जानने के लिए उतावले थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। शेयर होल्डर की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसीलिए सारे लोग पहले शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल में जा रहे थे। एक बड़े से मीटिंग एरिया में जहां कंपनी के बड़े बड़े अथॉरिटी के साथ इस कंपनी के शेयर होल्डर भी मौजूद थे। साथ ही कुछ ऐसे बड़े शख्स जो शुरू से इस कंपनी के लिए मौजूद थे। सबके बीच इस बात की कानाफूसी के साथ बेताबी भी असल बात जानने के लिए आखिर इतना सब हुआ कैसे। दिग्विजय राय चौहान ने अपना सब कुछ राजवेंद्र बेदी को कैसे दे दिया, ऐसे कई सवाल सबके मन में थे। तभी मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुलता है। दिग्विजय जी अपने वही रौबदार अंदाज में कमरे में कदम रखते हैं। उनके पीछे रेहान, अभय, शोरे, तबिस
और आकाश जी उनकी ढाल और सहारा बने उनके पीछे चले आ रहे थे। दिग्विजय जी का ऑरा और उनका रुतबा सबके लिए एक राजा के समान था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सब अपनी अपनी चेयर से खड़े होकर दिग्विजय जी को ग्रीट करते हैं। दिग्विजय जी अपना सिर हिलाए सबका ग्रीट एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कमरे में अमन और आयुष भी मौजूद थे। दिग्विजय जी को देख अमन जल्दी से आगे बढ़ उनके लिए वहाँ की हेड की सेंटर चेयर आगे करता है। दिग्विजय जी आगे बढ़ चेयर पर बैठने लगते हैं और साथ ही सबको बैठने का भी इशारा करते हैं। ये देख सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। रेहान, अभय, शौर्य, तबीश भी अपनी अपनी जगह पर जैसे ही बैठने को होते हैं कि अचानक ही कोई पीछे से आकर दिग्विजय जी को वहाँ से बैठने से रोक देता है। ये देख रेहान, तबीश, शौर्य, अभय हैरानी और गुस्से भरी नज़रों से उस शख्स को देखते हैं। दिग्विजय जी थोड़े आश्चर्य से सामने देखते हैं तो सामने राजवेंद्र बेदी अपने होठों पर सातिर मुस्कान लिए खड़े शांत भाव में कहता है, दिग्विजय राय चौहान। दिग्विजय जी का यूँ नाम लेने पर रेहान और सबकी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। राजवेंद्र बेदी अपनी बात को घमंड भरी मुस्कान में सही करते हुए कहता है, आई मीन मिस्टर चौहान, शायद आप अपनी उम्र के साथ ही औकात भी भूल रहे हैं। ये जगह अब आपकी नहीं बल्कि इस कंपनी के नए मालिक की है, यही मेरी मिस्टर राजवेंद्र बेदी की। राजवेंद्र बेदी के ऐसे कहने पर रेहान अब गुस्से में भड़कते हुए अपने कदम मिस्टर बेदी की तरफ बढ़ाता है और उसका कॉलर पकड़ जैसे झंझोड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी की इंसल्ट करने की? भूल मत, ये सब तूने मेरे दादाजी से धोखे से छीना है, वरना तेरी औकात नहीं थी मेरे दादाजी के सामने खड़े होने की। रेहान इतना बोलते हुए एक गुस्सा भी बरसा देता है। रेहान को इतना बवाला देख शौर्य आगे बढ़ता उसे रोकने के लिए, लेकिन आज अभय उसका हाथ पकड़ उसे रोकने का इशारा करता है। ये देख तो आज शौर्य हैरान था। अभय जैसे एक दो गुस्से रेहान उसके बदले भी बेदी पर जड़ दे। दिग्विजय जी रेहान को रोकने का कहते हैं पर रेहान गुस्से में किसी की सुनता कहाँ है। ये देख तो आज शौर्य हैरान था। अभय जैसे एक दो घुसे रेहान उसके बदले भी बेदी पर जड़ दे। दिग्विजय जी रेहान को रोकने का कहते हैं पर रेहान गुस्से में किसी की सुनता है नहीं। तभी राजवेंद्र बेदी के असिस्टेंट हालत को बिगड़ते देख जल्दी से बाहर से अपने बॉडीगार्ड्स बुला लेता है ताकि सिचुएशन संभाल सके। बॉडीगार्ड्स रेहान को मिस्टर बेदी से बड़ी मुश्किल से अलग करता है। सिचुएशन देख अभय शौर्य भी रेहान को संभालते हैं। इसी बीच नित्या भी रुद्र के साथ अंदर आती है और मिस्टर बेदी की हालत देख जल्दी से उसके पास जाते हुए कहती हैं, डैड आप ठीक हैं? रुद्र को एक पल नहीं लगता सिचुएशन को भांपने में, वो रेहान को अच्छे से जानता था। मिस्टर बेदी गुस्से में तिल मिलाए रेहान की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं, अभी के अभी इस लड़के को मेरे सामने बाहर फेंक दो, मैं एक पल भी इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत खून गर्म है ना तेरा, आज दिखाता हूँ तुझे और तेरे दादा को। रेहान गुस्से में भरे कहता है, डरता नहीं हूँ मैं तेरे से, न तब न अब, जो करना है कर ले, देखता हूँ आज मैं भी तू क्या कर सकता है। राजवेंद्र बेदी रेहान की धमकी सुन अपनी बेइज्जती सी महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दो, इसे मेरा कॉलर पकड़ा है, इसकी सज़ा तो इसे मिल के रहेगी। ये सुन दिग्विजय जी और परेशान हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। गार्ड्स रेहान को ले जाते कि तभी रुद्र अपने एक हाथ से गार्ड्स के कंधे पर हाथ रख उसे मजबूती से पकड़ते हुए उन्हें रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ। रुद्र के ऐसे रोकने पर सबकी निगाहें उस पर ठहर जाती हैं। रेहान रुद्र को नम बड़ी निगाहों से देख मन में कहता है, भाई। रेहान को एक पल लगता है जैसे उसका भाई उसे बचाने हर बार की तरह आ गया है। रुद्र की पकड़ इस वक्त गुस्से में इस कदर गार्ड्स के कंधे पे थी कि बेचारे गार्ड्स को काफ़ी दर्द सा हो रहा था और उसकी पकड़ रेहान से खुद ब खुद छूट सी गई।
रुद्र के यूँ रोकने पर नित्या थोड़े आश्चर्य और नाराज़गी भरे लहजे में रुद्र के पास आते हुए कहती हैं, सिद्ध, ये क्या कर रहे हो? क्यों रोक रहे हो इसे? जाने दो जेल में। जेल की हवा लगेगी तो खुद अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुमने देखा नहीं इसने डैड के साथ कितनी बदतमीजी से बात की, और तो और उनका कॉलर भी पकड़ा। फिर सबकी ओर देख अपनी उंगली से इशारा किए सबकी ओर कहती हैं, ये सब अपनी औकात भूल गए हैं, इन्हें तो सबक मिलना ही चाहिए। नित्या की बात सुन तो रुद्र की मुट्ठियां कस सी गई। उसका तो जी कर रहा था यहीं के यहीं नित्या का गला दबा दे, लेकिन वो खुद के गुस्से पे काबू करते हुए उसे पूरी तरह इग्नोर किए अपने कदम राघवेंद्र बेदी की तरफ बढ़ा देता है और उनके करीब आए धीरे से कहता है, अंकल, इस वक्त आपको जोश से नहीं बल्कि होश से काम करना है। आप भूल रहे हैं रेहान भी इस कंपनी में 5% शेयर ओन करता है, जिसका मतलब है आपको इस कंपनी का सीईओ बनने के लिए उनके भी साइन चाहिए होंगे, और अगर ये जेल चला गया तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। और अभी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहेंगे? रुद्र की बात राघवेंद्र बेदी गहराई से सोचते हैं, फिर उसकी बातों से सहमत होते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो सिद्ध बेटा, अभी जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। इतना बोल राघवेंद्र बेदी अपने गार्ड्स को जाने का कहते हैं और बाकी सबको देख एक बड़ी सी मुस्कान लिए देख बैठने का। रेहान को तो बिल्कुल मन नहीं था रुकने का, लेकिन वो इस वक्त अपने दादाजी को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए अभय के कहने पर वो भी बैठ गया। सब वापस से अपने अपने चेयर पर बैठ गए थे। नित्या भी रुद्र को बैठने का इशारा करती है। रुद्र एक नज़र अपने हाथ में बंधे घड़ी को देखता है और दूसरी तरफ दरवाजे पर ले जाता है। दिग्विजय जी कुछ भारी आवाज़ मन से उस हेड वाली चेयर को एक नज़र देख धीमे कदमों से चल दूसरी जगह बैठने जा रहे थे। वहीं राघवेंद्र बेदी को ये पल देख बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बड़े शान से अपना सीना चौड़ा कर दिग्विजय जी के सामने से उस चेयर की तरफ जाते हैं और बड़े घमंड से उस चेयर को छूते हुए सबकी ओर देख एक एनेसमेंट करते हुए कहते हैं, तो आप सबको पता चल हो ही गया होगा इस कुर्सी और इस कंपनी का असली हकदार कौन है। अब ये कंपनी चौहान इंडस्ट्री मेरी है। मैं इस कंपनी का 55% शेयर होल्डर हूँ और सबसे ज़्यादा शेयर होने के कारण इस कंपनी और इस कुर्सी पर मेरा हक है, जिसके ऑफिशियल पेपर्स के कॉपी आपके सामने टेबल पर रखे गए हैं। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। राघवेंद्र बेदी के ऐसे कहने पर वहाँ मौजूद सब एक नज़र दिग्विजय जी को देखते हैं, जो कि अपना सिर हल्का सा झुकाए ये सब सुन रहे थे। वहाँ काफ़ी सारे लोगों को राघवेंद्र बेदी का इस कंपनी के दिग्विजय जी की जगह लेना पसंद नहीं आया, इसीलिए वो सब उम्मीद से दिग्विजय जी को देख रहे थे। वहीं कुछ लोग को अंदर ही अंदर राघवेंद्र बेदी ने खरीद लिया था ताकि सब उसका आसानी से साथ दे। राघवेंद्र बेदी सबकी ओर एक नज़र कुटिल मुस्कान लिए देखते हैं। रेहान, तभी शौर्य, अभय, सब कोई खुद को काफ़ी मजबूर महसूस कर रहे थे। राघवेंद्र बेदी आगे कहते हैं, सो आज ये ऑफिशियल मीटिंग इस बात की अनाउंसमेंट के लिए रखी गई है, अब से इस कंपनी का सीईओ मैं मिस्टर राघवेंद्र बेदी हूँ। राघवेंद्र बेदी के ऐसे बोलने पर नित्या काफ़ी खुशी से ताली बजाने लगती है। जो लोग राघवेंद्र बेदी के साथ थे वो भी तालियां बजाते हैं। बाकी सबके मुंह अब भी लटके थे। राघवेंद्र बेदी तालियों की आवाज़ में एक जीत भरी मुस्कान लिए वो बड़े शान से उस चेयर पर बैठने को होते हैं कि तभी कोई उनकी चेयर को एक लात मार साइड कर देता है, जिसकी वजह से वो चेयर की जगह सीधा ज़मीन पर गिर जाते हैं और साथ ही उनके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती हैं। ये देख नित्या बाकी सब हैरान रह जाते हैं। नित्या जल्दी से उठ अपने डैड को संभालते हुए उठाते हुए कहती है, डैड आप ठीक हैं? राघवेंद्र बेदी अपने कमर सहलाते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसकी उस चेयर पर बड़े शान से बेटी अन्या पर जाती हैं, जिसे देख उन्हें एक झटका जैसा लगता है। अन्या को वहाँ देख सब हैरान होते हैं, पर साथ ही उसके चाहने वाले चेहरे की खुशी तो वहीं वेदी के साथियों पर हैरानी का डर होता है। अन्या बड़े एटीट्यूड के साथ उस चेयर पर अपने पाँव पे पाँव चढ़ाकर बैठी उन्हें देख रही थी।
अन्या के पीछे जियान और जैन दोनों खड़े थे। राजवेंद्र बेदी गुस्से में अन्या को अपनी जगह बैठे दे कहते हैं, मिसेस चौहान, लगता है आप अपनी औकात अपने दादा की तरह भूल गई हैं। जो आप मेरी जगह पर बैठी हैं वो जगह अब तुम्हारी नहीं है। अन्या उसकी बात सुने एक बड़ी सी मुस्कान लिए उन्हें अफसोस भरी निगाहों से देख कहती हैं, मिस्टर राजवेंद्र बेदी, मेरा ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। आप भी हैं। जिस जगह आप खड़े हैं वो जगह आपके खड़े होने लायक भी नहीं है। इतना बोल अन्या अपने चेयर को टेबल की तरफ मोड़ सबकी ओर देख कहती हैं, सो वेल, नेवर माइंड, लेट्स कंटिन्यू दिस मीटिंग। अन्या को अपनी जगह के साथ उस मीटिंग में बोलते देख राजवेंद्र बेदी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, तेरी। राजवेंद्र बेदी अन्या को छू पाता उससे पहले ही जियान ने उसकी कॉलर पीछे से पकड़ उसे हवा में 1 इंच उठाकर अन्या से दूर कर दिया। ये देख तो वहाँ सब हैरान रह जाते हैं। अब शोरे रेहान तभी सबकी नज़रों में जैसे एक चमक सी आ जाती है। अन्या राजवेंद्र बेदी की हालत पर मन ही मन रुद्र को देख मुस्कुरा रही थी। बेचारा बेदी की हालत कुत्तों जैसी होने वाली थी। वो वापस से संभाल अन्या से दूसरी बनाए चिल्लाते हुए अपनी उंगली दिखाकर कहता है, मिसेस चौहान, तुम्हारी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। कानूनी ये सब मेरा है और अगर तुमने मेरे हासिल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस में डलवा दूंगा। नित्या, कॉल करो। आज मैं इस सारे चौहान परिवार की अक्ल एक बार में ठिकाने लगाऊंगा। नित्या ये सुन हमें सिर हिलाती है और जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कॉल करने लगती हैं। अन्या मुस्कुराते हुए उन्हें देख बड़े आराम से कहती है, मिस्टर बेदी, संभल कर, कहीं पुलिस आपको ही न ले जाए मेरी प्रॉपर्टी को अपनी बताने के जुर्म में। ये सुन राजवीर बेदी उचकते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो, ये सब मेरा है। अब दिग्विजय चौहान, संभाल लो अपनी बहू को। लगता है सब कुछ गंवाने के बाद इसका दिमाग खराब हो गया है। दिग्विजय जी बस सुन से सब एक टक देख रहे थे। अन्य की बातें, उसका बॉडी लैंग्वेज ये साफ साफ उन्हें बता रही थी कि सब वो संभाल लेंगी। इसीलिए उन्हें जैसे उनके दिल से बोझ हल्का हो गया था। इससे बताए कि आपने खुद ब खुद मेरे नाम किया है। कानूनी तौर पे ये सब मेरा है। अगर भरोसा नहीं अपने दादा पे तो मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। इतना बोल राजवेंद्र बेदी अपने पीछे काले कोट पहने आदमी को आवाज़ देता है, वकील। वो आदमी जल्दी से सामने आते हुए अपने हाथ में पकड़े फाइल से अन्य की तरफ एक पेपर करता है, जिसे अन्य बिना इंटरेस्ट के वो पेपर को टेबल पर देख उस वकील से कहती है, कानून मुझसे बेहतर पढ़ा होगा, राइट। अन्य अपना हाथ पीछे करती है तो जैन जल्दी से एक पेपर अन्य के हाथ में देता है। अन्य वो पेपर उस वकील की तरफ करते हुए कहती है, तो मेरा काम करे, इन पेपर्स में जो लिखा है ज़रा अपने क्लाइंट को समझा दे। वो वकील अन्य की बात सुन जल्दी से वो पेपर देखने लगता है। उस पेपर को पढ़ने के बाद उस वकील की आंखें थोड़ी हैरानी से फैल जाती हैं और साथ ही कुछ परेशानी भाव दिखने लगते हैं। ये देख राजवेंद्र बेदी थोड़े कसी आवाज़ में कहता है, वकील, क्या है ये, क्या लिखा है इसमें। वकील हैरान परेशानी से मिस्टर बेदी को देख कहता है, सर, इसमें लिखा है कि ये सब मिसेस चौहान का है। राजवेंद्र बेदी ये सुनते ही एक पल को उसके तोते उड़ जाते हैं। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं मानता, ये पेपर्स झूठे हैं, असली मेरे पास है। क्या बकवास कर रहा है। मैं वकील सर, पर ये पेपर भी असली हैं। ये सुन राजवेंद्र बेदी उचकते हुए कहता है, क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अन्या राजवेंद्र बेदी के उड़े होश देख वकील के हाथ से वो पेपर छीन मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो ऐसे मिस्टर राजवेंद्र बेदी, आप हैं बहुत बुद्धू, बिना सब कुछ जाने ये मीटिंग बुला ली। अब तो ये बातें सबके सामने खुलने वाली हैं, सोचा नहीं क्या इज्जत रह जाएगी। राजवेंद्र बेदी ये सुन कुछ कहने को होते हैं कि अन्या उन्हें पूरा इग्नोर किए सामने दे कहती हैं, सो जेंटलमैन, आप सब कंफ्यूज होंगे, आखिर ये सब क्या है। देन लेट मी क्लियर फर्स्ट।
राजवेंद्र बेदी ये सुन कुछ कहने को होते हैं कि अन्या उन्हें पूरा इग्नोर किए सामने दे कहती हैं, सो जेंटलमैन, आप सब कंफ्यूज होंगे आखिर ये सब क्या है। देन लेट मी क्लियर फर्स्ट। इतना बोल अन्या जैन को कुछ इशारा करती है तो जैन जल्दी से बाहर से काफ़ी सीनियर लॉयर को ले जाता है। उस लॉयर के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। अन्या उस लॉयर को इशारा करती है तो वो कहना शुरू करता है, ये कंपनी, ये पोजीशन, ये सब कुछ चौहान परिवार का है और हमेशा उन्हीं का रहेगा, क्योंकि इस कंडीशनल बिल जो कि दिग्विजय राय चौहान ने इस कंपनी के लिए बनवाई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था उनके शेयर्स मिस्टर रुद्र राय चौहान की शादी के बाद उन्हें मिल जाएंगे और उनके बाद उनके बेटे को। लेकिन अफसोस, मिस्टर चौहान के न होने के कारण अब ये शेयर्स ऑटोमेटिक उनके बेटे रुद्रांश रुद्र राय चौहान को उनके 21 साल पूरे होने पर मिल जाएंगे। रुद्रांश रुद्र राय चौहान के अभी बहुत छोटे होने की वजह से इस शेयर की पेंट्री मालिकाना हक उनकी मां मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान को मिलते हैं। तो ये कंपनी, ये शेयर और चौहान मैंसन सब कुछ मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान का है। ये सुन राजवेंद्र बेदी के होश उड़ गए। राजवेंद्र बेदी के साथ साथ सारे लोग हैरान थे पर खुशी भी थी। सोरे तो खुशी से सबसे पहले खड़े होते हुए ताले बजाने लगता है, जिसके बाद सब उसका साथ देते हैं। शोरे कैसे करने पर अन्या उसे एक नज़र देखती है तो वो वापस से खुशी से भर अपनी जगह पर बैठ जाता है। शोरे खुशी और एक्साइटमेंट से अबे को हक करते हुए कहता है, यार ये कब हुआ, कैसे हुआ। भाभी कहने के बाद तो कसम से इस फिल्म में मज़ा आ गया, क्या बाजी पलटी है। पर समझ नहीं आया दादाजी ऐसी बिल कब बनाई, हमें तो खबर ही नहीं। सोरे की बात सुन अबे धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, इस बात की तो दादाजी को भी खबर नहीं है। सोरे उसकी बात ना समझी में देखता है तो अबे उसे दिग्विजय जी की तरफ देखने का इशारा करता है, जो खुद भी थोड़े कंफ्यूज थे लेकिन खुश थे। उनका सब कुछ अब सही हाथों में जो है। वकील के ऐलान पे राजवेंद्र बेदी के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। दोनों बाप बेटी का मुंह ऐसा हो गया कि रसगुल्ला बोल किसी ने उनके मुंह में करेला और नीम की मिठाई खिला दी हो। बेचारे क्या सोचकर आए थे और क्या सोच हो गया। इससे ही कहते हैं वक्त का फेर। रुद्र को तो बस प्यार से अन्या को देख मन ही मन अन्या पे प्राउड कर रहा था। आखिर उसकी कीमत से इतनी काबिल बीवी को जो मिली थी। अन्या सबकी निगाहों से छुपे अपनी आईब्रो उचकाकर इशारा करती है तो रुद्र बस हल्का टेढ़ा सा मुस्कुराते हुए अन्या को अपने अंगूठे से इशारा करता है। इशारों में ही उसकी तारीफ करता है, जिसे देख अन्या एक प्राउड लुक देती है। दोनों पति पत्नी की ये आंख मिचोली चल ही रही थी कि तभी राजवेंद्र बेदी बौखलाए हुए आगे बढ़ते हैं और अन्या के सीनियर वकील का गुस्से में कॉलर पकड़ कहते हैं, तू झूठ बोल रहा है। ये सब बोलने के लिए तुझे इस अन्या चौहान ने कितने पैसे दिए हैं, बोल। ये झूठे और नकली पेपर्स के तुझे कितने पैसे दिए हैं, बोल। मैं तुझे इसके 4 गुना पैसे दूंगा। बोल ये सब झूठ है, बोल ये सारे पेपर्स झूठे हैं। राजवेंद्र बेदी के ऐसे वकील के कॉलर पकड़ने पर वकील खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें इस हरकत के लिए जेल भी भेज सकता हूँ, छोड़ो। राजवेंद्र बेदी का वकील ये सब देख नित्या से हड़बड़ाते हुए कहता है, मैम जल्दी से सर को रोकिए, वरना इस हरकत के लिए उन्हें बहुत लंबा जेल भी हो सकता है। वैसे भी हम यहाँ इन सब की वजह फ्रॉड केस में अंदर हो जाएंगे। सर ने तो न्यूज़ वायरल कर दी है, जिसकी वजह से अब बचना भी मुश्किल होगा इनका। प्लीज़ मैम रोकिए सर को। नित्या वकील की बात सुन घबरा जाती है। वो ना में सिर हिलाए जल्दी से आगे बढ़ राजवेंद्र बेदी को रोकने की कोशिश करती हैं, बट राजवेंद्र बेदी अपने गुस्से और मन के अंदर के डर की वजह से काफ़ी बौखलाए हुए बिहेव कर रहे थे। मीटिंग हॉल का ये तमाशा देख अन्या जियान और उनके गार्ड्स को इशारा करती हैं, जिसके बाद जियान एक झटके में वकील और राजवेंद्र बेदी को अलग करता है और राजवेंद्र बेदी को पीछे की तरफ धक्का देता है। राजवेंद्र बेदी वापस से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर अब अन्या के गार्ड्स उनके आगे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में चीखते हुए कहता है,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये झूठे पेपर्स और ये सारी झूठी बातें, मैं नहीं आने वाला। ये सब मेरा है और मैं हासिल करके रहूँगा। देख लेना मिसेस अन्या चौहान, तुम सब देख लेना, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सब हासिल करने के लिए तुम्हें नहीं पता है मैंने क्या क्या किया है। तुम सब मुझे हरा नहीं सकते। ये सब अब मेरा है। राजवेंद्र बेदी की चीखें सुन अन्या गुस्से में आए एक तेज आवाज़ में जैसे गरजते हुए कहती हैं, बस बहुत हो गया। ये चीख ना चिल्लाना। मिस्टर राजवेंद्र बेदी, मेरी चुप्पी को कमज़ोरी कभी मत समझना। अगर यहाँ खड़े भी हो तो अपनी खैर मनाओ कि मैंने अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की। आप अगर इलीगल चार्जेस नहीं लगाए, जो मैं आसानी से अभी कर सकती हूँ। सबूत के तौर पे आप खुद हैं। पूरे शहर में आपने जो झूठे ढिंढोरे पीटे हैं, उसका तो नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। बहुत शौक है ना दूसरों की चीज़ अपनी कहने की, पर हक जताने की तो ठीक है। इतना बोल अन्या अपना हाथ बढ़ाती है तो जैद वापस से अन्या के हाथ में कुछ दूसरे पेपर्स देता है। अन्या मुस्कुराते हुए उन पेपर्स को मिस्टर बेदी को दिखाते हुए कहती है, पता है ये क्या है? बेदी कॉरपोरेशन के शेयर्स, जिसे आपने चौहान इंडस्ट्री के कुछ जाने माने शेयर खरीदने और कुछ फालतू इंसानों को खरीदने। अन्या अपनी बात कहते हुए अपनी एक गुस्से भरी नज़र उन डिटेक्टर को और उन लोगों को देती हैं जो मिस्टर बेदी से मिल चुके थे, के लिए आपने खुद शेयर बेच दिए थे और मैंने ख़रीद लिए। इतना बोल अन्या उन पेपर्स को टेबल पर पटकते हुए आगे कहती हैं, जिसके बाद बेदी कॉरपोरेशन शेयर अब मेरे पास हैं और इतने हैं कि मैं कभी भी मिस्टर बेदी आपको आपकी कंपनी से निकाल सकती हूँ। अन्या का यह दूसरा झटका सुन तो जैसे राजवेंद्र बेदी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। इतना बड़ा गेम अन्या ने कब और कैसे खेला, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। कहाँ वो अन्या को उसकी चीज़ छीनकर चोट पहुंचाना चाहते थे, वहीं अन्या ने उनसे उन्हीं की चीज़ छीन ली। शौर्य तो वापस से खुशी से उठकर ताली के साथ एक बार सीटी भी बजाने लगता है, पर उसकी सीटी सुहाना जैसी ज़बरदस्त नहीं होती। बेचारे की हवा बार बार निकल जाती है, जिस पर अभय को हंसी आ जाती है। सारा चौहान खुशी से बस अन्या को देख रहा था। आखिर ऐसी मैजिक वो हर बार कैसे लगा लेती है। जहाँ सब अन्या को देख रहे थे, अन्या बस रुद्र को देख रही थी। आखिर असली मैजिक सीन तो वो था। अन्या ने बस वो किया जो रुद्र चाहता था। शौर्य वापस अपनी कुर्सी पर बैठ अभय से कहता है, यार बावर्ची, आज तक तो तेरे खाने और मेरी फिल्मों में इतना मसाला नहीं था जितना आज भाभी ने इस बेदी की किस्मत में घोला है। समझ नहीं आ रहा है इसकी किस्मत ख़राब है या बेचारे ने आज बहुत एक्स्ट्रा खबर किस्मत मांग ली है। जो भाभी से सामना हो रहा है, क्या इनडायरेक्ट पंच मारा है। बोले तो मज़ा आ गया। अगर मैं इसकी फ़िल्म बनाऊं तो सच में ये सीन ब्लॉक बस्टर होगा। भाभी का क्या बिजनेस माइंड है, विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ 3 साल में ये सब कर दिया, ऐसा लग रहा है 10-15 सालों की एक्सप्रेशन है। शौर्य की बातें सुन अभय कुछ सोचने लगता है। उसकी निगाहें भी किसी के फेशियल एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर बेदी के माथे पर पसीना आ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ अन्य के दिए हुए उन पेपर्स को उठाकर चेक करते हैं तो अन्य की बातें सच देख उनकी तो सांस ही अटक जाती हैं। उनके मुंह से तो अब बोल भी नहीं फूट रहे थे। आखिर तो बात ही बात है। अन्या उनकी हालत देख अपने हाथ में पहने घड़ी को देख कहती है, सो मिस्टर बेदी, आई थिंक दिस फॉर इनफ फॉर टुडे एंड एक्सक्यूज़ अस। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है चौहान इंडस्ट्री की तरफ से, उसे भी मुझे संभालना है। इतना बोल अन्या बड़े एटीट्यूड के साथ मिस्टर बेदी को एक स्माइल देती हुई वहाँ से निकल जाती है। अन्या के साथ जियान, जैद, अमन और आयुष सारे वहाँ से निकल जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए दिग्विजय जी भी बड़े शान के साथ, आकाश जी, शौर्य, अभय, रेहान तभी सब के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। आज सच में चौहान परिवार पे गर्व था। धीरे धीरे सारा मीटिंग हॉल खाली हो जाता है। मिस्टर बेदी की तो अब जैसे दुनिया ही पलट चुकी थी। वो अब न इधर के थे न उधर के। वो गुस्से में उन चेयर्स को देख
उसे धक्का देते हुए टेबल पर रखी चीज़ों को फेंकते हुए कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं हार नहीं सकता। ये सब कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता, मैं ऐसे हार नहीं सकता। मैं हार कैसे हार गया मैं? नहीं नहीं नहीं। राजवेंद्र बेदी की हालत देख नित्या और रुद्र उन्हें रोकते हैं। राजवेंद्र बेदी ज़मीन पर गिरे अपनी हालत पर खुद ही गुस्सा कर रहे थे। नित्या अपने डैड को सामने कहते हैं, डैड शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी डैड प्लीज़। नित्या की बात सुन राजवेंद्र बेदी एक तंज से कहता है, तबीयत अब उसका ही खराब होना है तो लिखा है, क्योंकि किस्मत तो मेरी खराब हो चुकी है। सब छीन लिया गया हमसे नित्या, बस इस नाम की जगह कुछ नहीं रहा हमारे पास, कुछ नहीं। मेरी भरोसे की बरसों की मेहनत सब कुछ छीन ली गई। अपने डैड की हालत देख नित्या बहुत दुखी सा महसूस करती हैं। रुद्र अपनी झूठी कॉन्सर्ट दिखाते हुए कहता है, हाँ अंकल सब ठीक हो जाएगा, हम कुछ सोचते हैं, क्यों वकील? रुद्र के ऐसे पूछने पर वकील जल्दी से अपने नंबर बढ़वाने की कोशिश करते हुए आगे आते हुए कहता है, सर आप चिंता मत करिए, हम अपनी कंपनी के लिए कुछ ना कुछ सोच लेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ शेयर मिसेस अन्या चौहान के पास हुए हैं, मालिकाना हक अभी भी आपके पास हैं। वकील की बात सुन ना जाने मिस्टर बेदी के दिल को सुकून की जगह आग सी लगती है। वो गुस्से में उठ उनका कॉलर पकड़ उसे दीवार की तरफ धकेल उसका गला दबाते हुए कहता है, क्या ठीक होगा? हाँ क्या ठीक होगा? तुम्हें मैंने इतने पैसे देकर सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं रखा था सब ठीक होगा। मुझे ठीक नहीं करना बल्कि उस अन्य चौहान को हराना है जो तुम्हारे बस की बात नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों रखूं? मैं तुम्हें आज मार दूंगा। राजवेंद्र बेदी के ऐसा करने से बेचारे वकील की सांसें अटकने लगी थी। वो अपनी फूली हुई सांसों में खुद को बचाने की भीख मांगने लगा। नित्या बहुत कोशिश कर अपने डैड को उससे अलग करती है। रुद्र भी उसका साथ देता है। वकील लंबी लंबी सांसें भर अपनी जान के लिए डर सा जाता है। रुद्र उसे पानी देता है, जिसे पीते हुए वह एक नज़र रुद्र को देख कुछ सोचते हुए कहता है, सर अभी भी एक रास्ता है जिससे हम इस सब हासिल कर सकते हैं। वकील के ऐसे कहने पर राजवेंद्र बेदी थोड़े आश्चर्य से उसे देखते हैं। वकील उसे अपनी बात समझाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल से निकलने के बाद सबके मन अन्या के लिए काफ़ी सवाल थे। वो सब अन्या से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो अन्या के केबिन के बाहर उसका इंतज़ार करने लगते हैं। अन्या फ्रेशअप हुए जैसे ही अपने केबिन से बाहर आती हैं, सबको वहाँ देख उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, पर सबको एक नज़र देख बिना उन सब से कुछ कहे आगे बढ़ने लगती है। रेहान अन्या से कुछ कहने को आगे बढ़ता है, पर जैसे इग्नोर करती हैं। यहाँ तक इतना सब होने के बाद दिग्विजय जी उससे कुछ नहीं कहा। अन्या का ऐसे अनजान सा बिहेव सबके लिए दिल को लग गया। अन्या आगे बढ़ते हुए जियान से कहती हैं, जियान प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो गई? जियान ये सुन हाँ में सिर हिलाते हुए अन्या को एक फ़ाइल देता है। अन्या वो फाइल पढ़ते हुए जाने लगती हैं तो दिग्विजय जी अपनी भारी आवाज़ में उसे रोकते हुए कहते हैं, अन्या बेटा। अन्या के कदम दिग्विजय जी की आवाज़ सुन रुक जाते हैं, पर वो उन्हें पलटकर नहीं देखती। दिग्विजय जी कैसे जानते अन्या के इस अनजाने जैसा बिहेव की जगह समझ चुके थे, इसीलिए वो अपने 2-3 कदम आगे बढ़ाते हुए अन्या के पीछे खड़े हुए थोड़ी हिचक से कहते हैं, बेटा आप हम सबसे नाराज़ हैं। अन्या दिग्विजय जी के पूछने पर थोड़े बेपरवाही से पलट उनकी तरफ एक ज़बरदस्ती की मुस्कान से कहती है, नहीं दादाजी, मैं आप सबसे क्यों नाराज़ होंगी? नाराज़गी तो अपनों से की जाती है, बट यहाँ तो मुझे ये नहीं लगता कोई मुझे अपना मानता है, वरना इतना सब कुछ होने से पहले आप मुझे एटलीस्ट फैमिली मेम्बर होने के नाते इन्फॉर्म ज़रूर करते। बट नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी किसी को ज़रूरत है। अन्या की ऐसी बातें सुन सबकी नज़रें गिल्ट में झुक जाती हैं। अन्या इस बातों से थोड़ी हर्ट थी, क्योंकि अगर वो लोग उसे एक बार भी कॉल करते या उससे पहले इन्फॉर्म करते तो सिचुएशन थोड़ी हर्ट होके होती। अन्या की नाराज़गी को देख रेहान सीधा अन्या के गले लग जाता है। खुद को इस बात के लिए दोषी मानते हुए दुखी स्वर में कहता है, सॉरी भाभी, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही सबको मना किया था आपको इन्फॉर्म करने में। मैं बस चाहता था कि मैं आगे बढ़ आपकी जिम्मेदारी संभालूं।
भाई के जाने के बाद मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जिसकी वजह से आपको हर बार बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ बस आप पर कोई आँच ना आए। सॉरी भाभी, मेरा ये सोचना आपको बुरा लगा हो, पर यह बात भी सच है। हर तकलीफ़ में, दर्द में, दुख में, हर पल में एक माँ की तरह आपने हमें संभाला और आज तक संभाला। दर्द में जब बच्चा डरा है, न वो माँ को पुकारता है, लेकिन हम सब सिर्फ आपको याद करते हैं, आपको पुकारते हैं। हम आपकी हर पल ज़रूरत है भाभी। हम सब आपके बिना अधूरे हैं। सॉरी भाभी, मेरी नादानी के लिए सॉरी। आप प्लीज़ हमसे नाराज़ मत हो प्लीज़। रेहान की ऐसी बातें सुन अन्या भी अपने इमोशनल को काबू नहीं रख पाती। उसकी भी आंखें छलक आती हैं। वो होलो से अपना हाथ उठाकर रेहान की पीठ को सहलाते हुए उसे संभालती हैं। फिर अपने आंसू पोंछ सबको देख कहती हैं, कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। इतना बोल अन्या सबको चलने का इशारा किए आगे बढ़ जाती हैं। अन्या के पीछे सब चल रहे थे। 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, जहां अन्या बैठी अपने वकील के साथ ये सारी बातें क्लियर करती हैं और उस बिल के बारे में बताती हैं और उन्हें उस प्रूफ भी दिखाती हैं जिस पर राजवेंद्र बेदी की मार्केट में नाम की खबर होने लगी थी। अन्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों को ख़त्म करते हुए कहती हैं, बाकी के सवाल जवाब हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। तब तक के लिए जानना सब काफ़ी है कि ये इंडस्ट्री चौहान परिवार की है और हमेशा रहेगी। थैंक यू। अन्या इतना बोल उठने लगती हैं, तभी हॉल में एक तेज़ आवाज़ गूंजती है, इतनी जल्दी क्या है फैसले की मिसेस चौहान? अभी कंपनी के असली मालिक से मिलती जाइए। इस आवाज़ को सुन सब हैरान रह जाते हैं। सारे प्रेस के कैमरे उस आवाज़ की ओर जाते हैं। दरवाजे पर मिस्टर बेदी बहुत अकड़ से अन्या को देख रहे थे। अन्या साथ ही नित्या और वकील भी उसके साथ खड़े थे। नित्या के भाव थोड़े चिंतित तो थे, तो वहीं मिस्टर बेदी अपने आने वाले दाव का सोच एक कुटिल मुस्कान लिए खड़े थे। मिस्टर बेदी के ऐलान पे सबकी नज़र उन पर थी, बस ठहर गई थी। रेहान तो उसे वापस देख गुस्से में भर जाता है। वो आगे बढ़ता है कि जियान उससे ना में सिर हिलाकर रोक देता है। मिस्टर बेदी बड़े एटीट्यूड और शान के साथ अंदर आते हैं और स्टेज पे अन्या के सामने खड़े होते हुए बड़ी अक्कड़ के साथ थोड़े धीमे स्वर में अपनी मुस्कान बनाए कसे हुए स्वर में कहते हैं, बहुत शौक है ना बाजी पलटने की, अपने परिवार को बचाने की, पर आज जो मैं बाजी पलटने वाला हूँ ना, उसके बाद तेरी ज़िंदगी ना खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। क्योंकि जो राजवेंद्र बेदी हासिल करना चाहता है वो किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता है। इतना बोल बड़ी अकड़ के साथ अन्या की चेयर को अपनी तरफ कर वहाँ बैठने लगता है, तो सारे मीडिया वापस से अपने सवाल उन पर एक के बाद एक पूछना शुरू कर देते हैं। मिस्टर बेदी सबको शांत करवाते हैं। सारे मीडिया को देख कहने लगते हैं, सो जेंटलमैन, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। तभी एक मीडिया उठकर कहता है, मिस्टर बेदी, आपने अभी ऐसा क्यों कहा कि चौहान इंडस्ट्री का असली हकदार कोई और है, जबकि मिसेस चौहान अभी अभी सारी बातें क्लियर की और साथ ही हमने उस बिल के बारे में बताया जिसके बाद चौहान इंडस्ट्री उनकी हुई। ये बात क्लियर है। क्या उस बिल को झूठा कह रहे हैं? क्या मीडिया को वापस गुमराह कर रहे हैं? मिस्टर बेदी मीडिया का सवाल सुन थोड़े हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं, मैंने कब कहा वो बिल झूठी हैं। मैं बस ये बता रहा था चौहान इंडस्ट्री के असली हकदार के बारे में। जैसे मिसेस चौहान ने आपको दिग्विजय राय चौहान के बिल के बारे में बताया, वो सब सच हैं, लेकिन मिसेस चौहान इस कंपनी की हकदार हैं, ये सच नहीं है, क्योंकि इसका असल हकदार कोई और है। तभी दूसरा मीडिया उठकर वापस से सवाल करता है, मिस्टर बेदी, आप जो बोल रहे हैं क्या उनका सबूत है आपके पास और आप किस हकदार की बात कर रहे हैं? तभी ऐसे और भी सवाल आने लगते हैं जिसमें बस उनसे उनकी ही बातों का मतलब और सवाल पूछा जा रहा था। मिस्टर बेदी सारी बातों को सुन सीधे मुद्दे पर आए कहते हैं, सबूत सच्चाई तो सब कुछ देर में क्लियर हो जाएगी।
उससे पहले इस चौहान इंडस्ट्री के असली हकदार से मैं इंट्रो करवा दूं। सो प्लीज़ वेलकम चौहान इंडस्ट्री के असली हकदार मिस्टर रुद्र राय चौहान। ये ऐलान के साथ मिस्टर बेदी दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं। दरवाज़ा एक पल के बाद खुलता है। सबकी निगाहें और कैमरा सब दरवाजे पे टिक जाते हैं। तभी कदमों की आहट के साथ वहाँ रुद्र की एंट्री होती है। आज रुद्र अपने उसी ओरे में था। उसने इस वक्त ब्लू कलर का सूट पहना था जिसमें उसकी पर्सनालिटी हमेशा की तरह निखर रही थी। उसके फीचर्स और उसका ऑरा सब अपना अट्रैक्टिव और पावरफुल था। न उसके प्रेजेंस बिल्कुल आज एक राजा जैसी थी। रुद्र जैसे अपने कदम बढ़ाता है सब अपनी अपनी जगह से खड़े होते हैं। रुद्र और अनया एक दूसरे को देख नज़रों ही नज़रों में बातें करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। रुद्र स्टेज पे आता है और नित्या जल्दी से उसके पास जाती हैं, बट रुद्र जानबूझकर नित्या के जगह अनया की तरफ खड़ा हो जाता है। मिस्टर बेदी रुद्र को देख मुस्कुराते हुए सबसे इंट्रो करवाते हुए कहते हैं, सो जेंटलमैन, इस चेहरे को और इस पर्सनालिटी, इस शख्स को पहचान की ज़रूरत नहीं। मिस्टर दिग्विजय राय चौहान के बिल के मुताबिक सब कुछ रुद्र राय चौहान का है और वो अभी जिंदा हैं और आपके सामने हैं। पूरे हॉल में तो इस बात से हड़कंप मच गया। रुद्र जिंदा है और सबके सामने हैं। इस बात की तो किसी को समझ ही नहीं थी। सबके बीच सब यही सवाल था। सोरे तबीस रेहान सब हैरान थे। रेहान गुस्से में स्टेज पर आते हुए मिस्टर बेदी का कॉलर पकड़ कहता है, ये क्या मजाक है बेदी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की जगह किसी और को देने की। हम सब जानते हैं ये सिद्धार्थ रहेजा है। भाई से बस इसकी शक्ल मिलती है और कुछ नहीं। तू झूठ बोल रहा है। राजवेंद्र बेदी रेहान की बात सुन बिना गुस्सा किए एक मुस्कान के साथ उसका हाथ अपने कॉलर पर देख उसका हाथ हटाते हुए कहता है, सोने को पीतल मनाने से वो पीतल नहीं हो जाता, क्योंकि सच्चाई की चमक सोने से भी ज़्यादा होती है। उसी तरह तुम्हारे ये बोलने से कि ये तुम्हारा भाई नहीं, ये सच्चाई नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। इतना बोल राजवेंद्र बेदी अपने वकील को इशारा करता है, जो सबके सामने रुद्र का डीएनए रिपोर्ट के साथ साथ उसके 3 साल पहले के हादसे की रिपोर्ट्स, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। साथ ही उस डॉक्टर को बुलाता है गवाही देने के लिए, जिस पर डॉक्टर गवाही देते हुए कहता है, जी हाँ, ये सच है। रुद्र राय चौहान 3 साल पहले हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो 3 साल तक कोमा में थे। उनकी ट्रीटमेंट से लेकर सब कुछ मिस्टर राजवेंद्र बेदी ने किया। ये सब सुन दिग्विजय जी की आंखों में नमी सी ठहर गई। उनका दिल जिस बात की गवाही दे रहा था वो सच था। ये सब रेहान के लिए भी बहुत शॉकिंग था। वो बदख्याली से बस रुद्र को ताक रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था, बट साथ डर भी रहा था। वो थोड़ा हिचकते हुए कहता है, ये सब झूठ है, तुम सबकी चाल है। राजवेंद्र बेदी उसके चेहरे को भाव को देख थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अगर अब भी भरोसा नहीं है तो तुम खुद डीएनए टेस्ट करवा दो। आखिर रुद्र राय चौहान का बेटा है, तुम लोग उसे अपनी तसल्ली कर लो। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है। रेहान ये सब जान अनया को देखता है, जिसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। ये सब देख वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। वो खुद में उलझा हुआ अपना कदम पीछे खिसकाता है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिसे रुद्र वक्त रहते ही संभालते हुए थोड़ी कड़क आवाज़ में कहता है, तुमने अब तक सही से संभालना नहीं सीखा रेहान। रुद्र की बात सुन रेहान अपनी डबडबाई आँखों से उसे देख कहता है, भाई। रेहान समझ गया था ये उसका भाई ही है। आखिर रुद्र ही तो उसे हर वक्त संभाले फिक्र और हक से डांटता था। रुद्र बस रेहान पुकारने पे अपनी पलकें झपका देता है। राजवेंद्र बेदी के सारे सबूत दिखाने पर अब सबको भरोसा भी हो गया था, जिस बात पे अब राजवेंद्र बेदी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र में रुद्र की यादें नहीं हैं और वो उनके हाथ की कठपुतली हैं और वो जो चाहेगा वो कर सकता है। इसीलिए उसने वकील के कहने पर रुद्र को रुद्र होने की एक्टिंग करने को कहा। बेचारे को खुद नहीं पता ये सब तो उसके लिए एक खुद का बिछाया हुआ जाल था, जिसमें वो खुद ही फंस चुका था। रुद्र और अन्या तो यही चाहते थे कि मिस्टर
खुद रुद्र को उसकी पहचान सबके सामने दे। मिस्टर बेदी को लग रहा था वो ये बाजी जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या पता अब आगे उनके साथ क्या होगा। कुछ पलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ। अब टेक्निकली सब रुद्र का था, जिस बात से राजवेंद्र बेदी बहुत खुश था। अन्य वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती हैं, जिसके बाद मिस्टर बेदी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वो जीत चुके हैं। उन्हें लगा अन्य को यह सब एक धक्का लगा है, इसीलिए वो चुप हैं। अन्य ने चौहान परिवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जानबूझकर घर भेज दिया। उन सबके मन में अभी ढेर सारे सवाल, एक साथ एक दुविधा भी थी, जिसका जवाब अन्य ने उन्हें घर आकर देने का कहा। रुद्र का काफ़ी मन करता है अपने परिवार से मिलने का, दादाजी से मिलने का, लेकिन वो उनसे मिलने से पहले उनकी सारी बेइज्जती का बदला लेना पहले चाहता था, जिसका शायद उसने बहुत इंतज़ार किया था। मिस्टर बेदी की जीत की खुशी को ज़िंदगी भर के गम में बदलने को वो देखना चाहता था। मिस्टर बेदी तो खुशी खुशी सब कुछ रुद्र के नाम करवा देते हैं, ताकि वो सब रुद्र से आसानी से हासिल कर पाए। बेदी मैंसन हॉल में मालविका जी बेचैनी में भरी चहल कदम में कर रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उन्होंने टीवी पर सब कुछ देख लिया था। मिस्टर बेदी ने रुद्र को उसकी पहचान दे दी। ये बात जानकर वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और साथ ही मिस्टर बेदी के इस कदम का अंजाम सोच सोचकर उनका दिल ही बैठा जा रहा था। उनका दिल आज बहुत घबरा रहा था। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है, जिसे सुन मालविका जी बेचैन नज़रों से दरवाजे पे ताकने लगती है। दरवाजे से नित्या अपनी आंखों में आंसू लिए भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। ये देख मालविका जी जल्दी से उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक फिक्र से कहते हैं, नित्या। नित्या अपनी आंखें डर के भरे आंसू लिए अपनी माँ को एक नज़र देख अपनी माँ के सीने से लग जाती हैं। मालविका जी जानती थी कि नित्या ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी और वो इतनी डरी हुई क्यों है। सच कहे उन्हें भी इसी बात का डर था, पर न जाने मिस्टर बेदी किस बात की पट्टी बांधे हुए बैठे थे। तभी दरवाजे से आते मिस्टर बेदी खुशी से भरकर माँ बेटी को देख कहते हैं, अरे तुम दोनों को क्या हुआ? आज तो बहुत खुशी का दिन है, खुशियाँ मनाओ। आज हमारी जीत हुई है और उस चौहान की हार जो मैं हासिल करना था वो सब अब मेरा है। मिस्टर बेदी की बातें सुन नित्या अपने अंदर के डर को गुस्से में बदलते हुए मिस्टर बेदी को अपनी लाल आंखों से देख कहती हैं, वाह डैड, आज आप जीत गए, बट आपकी बेटी हार गई। आपने मुझसे मेरी सारी उम्मीद और मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। नित्या की ऐसी हालत देख मिस्टर बेदी थोड़ी नरमी से अपनी बेटी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, नित्या। नित्या अपने कंधे को पीछे करते हुए अपने कदम खींच लेती हैं। ये देख मिस्टर बेदी के दिल में एक आह उठती है। मालविका जी अपनी बेटी का दर्द देख मिस्टर बेदी से नाराज़गी भरे स्वर में कहती हैं, बेदी साहब, आपने आज ठीक नहीं किया। आप अपनी जीत और गुरूर में इतने अंधे हो गए कि आपको अपनी ही बेटी का डर नज़र नहीं आया। आपने आज सही नहीं किया। रुद्र को उसकी पहचान देकर अब हमारी बेटी का क्या होगा? ये सुन मिस्टर बेदी थोड़ी कड़क आवाज़ में कहते हैं, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी की किस्मत को। आप दोनों बेकार में डर रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना चिंता किस बात की कर रही हैं। रुद्र को सिर्फ उसकी पहचान दी है हमने, उसकी यादें नहीं। वो अब भी हमारे हाथ की कठपुतली हैं, तो इसमें डर और चिंता किस बात का? हम अब भी अपनी बेटी के सपने पूरे कर सकते हैं। हम अब भी रुद्र को अपना दामाद बना सकते हैं। अब चिंता मत करिए। बस ये सब लीगली होते ही हम नित्या और रुद्र की शादी करवा देंगे। ये सुन मालविका जी जैसे तंज से कहती हैं, अच्छा, किस हक से और कैसे? बेदी साहब, आप भूल रहे हैं जिस आदमी की आपने दामाद बनाने की बात कर रहे हैं वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है और एक भरा पूरा परिवार है। आपको लगता है अब भी ये चिंता की बात नहीं? आपने उसकी पहचान सबके सामने कर उसे खुद की बेटी से दूर कर दिया। मालविका जी की बात सुन मिस्टर बेदी एक पल को चुप से हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। इतना आसान तो अब ये था नहीं, लेकिन फिर भी मिस्टर बेदी अपनी बेटी को देख कहते हैं,
मालविका आप चिंता मत करिए, हम आज ही रुद्र से बात करेंगे और उसकी और नित्या की शादी करवा देंगे। उसके बाद रहा सवाल उस अन्य का, तो वो कुछ नहीं कर सकती। आप उसकी चिंता मत करिए, उसे मैं संभाल लूँगा। आप शादी की तैयारियां करिए। इतना बोल राजवेंद्र बेदी कुछ सोचने लगते हैं। वहीं मालविका जी और नित्या राजवेंद्र की बातें सुन थोड़ी परेशानी से उन्हें देखने लगती हैं। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, मिस्टर बेदी की बातों पे यकीन करें या खुद की किस्मत पे। मिस्टर बेदी इस बात के लिए गहरी सोच में डूबे। जैसे अपने चेयर और बैठने लगते हैं तभी वहाँ उनके कानों में कदमों की आहट सुनाई देती हैं, जिसे सुन वो सोचते हुए सामने देखते हैं। रुद्र को आता देख वो कुछ सोच खुशी से आगे बढ़ कहते हैं, सिद्धार्थ बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने मेरी बात मानकर मेरी इज्जत के लिए सब किया। थैंक यू सो मच। इतना बोलते हुए मिस्टर बेदी जैसे ही रुद्र के गले लगाना चाहते हैं कि रुद्र अपने कदम पीछे मोड़ उन्हें इग्नोर करते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठ जाता है और मिस्टर बेदी ये देख थोड़े उचक से जाते हैं। रुद्र सोफे पर बैठा मिस्टर बेदी के बदले एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा है, अपनी तीखी नज़रों से देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन, उसके नज़रें, उसका ऑरा मिस्टर बेदी को काफ़ी अलग सा लग रहा था। उन्हें खुद में एक ठंडी हवा की चुभन सा एहसास हो रहा था। मिस्टर बेदी सारी बातों को इग्नोर किए रुद्र के पास आते हुए थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने मेरी इज्जत का बदला जो उस चौहान परिवार से ले लिया। दुनिया को तो यकीन हो गया कि तुम ही असली रुद्र राय चौहान। तुम्हारे इतना करने के बाद मैं भी आज तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। मेरे बिजनेस को संभाल, अब तुम उसके वारिस बन चुके हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी और नित्या की शादी हो जाए, ताकि मैं तुम्हें ऑफिसली सब कुछ सौंप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ। तुम्हारा क्या ख्याल है। मालविका जी भी अपने पति का साथ देते हुए कहती हैं, हाँ सिद्धार्थ बेटा, तुम्हारे और नित्या कितने सालों से अच्छे से साथी हो, अब मेरे ख्याल से तुम दोनों ज़िंदगी का साथी भी बन जाना चाहिए। मिस्टर बेदी और मालविका जी की बात सुन रुद्र बिना किसी भाव के उसे देखता है, फिर अपना सिर हल्का टेढ़ा कर अपने होठों के ऊपर हाथ रख कुछ सोचने वाले अंदाज में कहता है, शादी? लेकिन शादी कैसे कर सकता हूँ, जबकि मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये सुन तो राजवेंद्र बेदी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके माथे पर जैसे पसीने से छूट गए। वो हिचकिचाते हुए कहते हैं, हो चुकी हैं? क्या मतलब? कहीं तुम उस नाटक को तो सच नहीं मान रहे हो सिद्ध बेटा? देखो ऐसा नहीं है, तुम सिद्धार्थ हो। ये सुन रुद्र तपाक से रहस्यमय अंदाज में अपनी उंगलियों से खेलते हुए एक डेविल अंदाज में अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, पर कुछ तुम सबने ही तो मुझे रुद्र साबित किया, वो भी सबके सामने, तो अब मैं सिद्धार्थ कैसे हो सकता हूँ। रुद्र की ये बात सुन मिस्टर बेदी चुप से हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्हें आंखों के सामने था वो उस बात को मानना नहीं चाहते थे। वो अपना सिर नामे हिलाए धीरे से खुद से कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, इतनी जल्दी ये याद नहीं आ सकता, नहीं। तभी नित्या आगे आते हुए कहते हैं, सिद्ध तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो डैड का एक झूठ था, तुम रुद्र नहीं हो, तुम मेरे सिद्ध हो, मेरे सिद्ध। इतना बोलते हुए नित्या जैसे ही अपना हाथ बढ़ा रुद्र के करीब आए उसे छीनने की कोशिश करती हैं कि तभी कोई उसका हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ उसे एक झटके में पीछे खींच लेती हैं। नित्या इस एक्शन से थोड़ी डगमगा सी जाती हैं, पर साथ ही अपने सामने खड़ी अन्या को देख उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अन्या उसकी आंखों में आंखें डाल अपने उसी डेविल अंदाज में कहती हैं, कहा था ना अन्या, रुद्र राय चौहान अपनी चीज़ किसी को नहीं देती, तो फिर आज मैं कैसे ये होने दे सकती हूँ। इतना बोल अन्या एक टेढ़ी शैतान मुस्कान नित्या को दे उसका हाथ छोड़ देती हैं और मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ बढ़ जाती हैं। रुद्र अपना हाथ आगे कर देता है, जिसे अन्या बड़े प्यार से थाम कहती हैं, माय डियर हस्बैंड, मैं लेट तो नहीं हो गई। रुद्र मुस्कुराता हुआ अन्या का हाथ थामे उसे अपने पास बैठाते हुए उसके हाथों को चूम कहता है, नो वाइफी, अभी तो शुरुआत है, वैसे तुम थी कहाँ अब तक। ये सुन अन्या बड़े शान से रुद्र के बगल में बैठ मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें एटीट्यूड के साथ सबकी ओर फेर कहती हैं, शगुन इकट्ठा कर रही थी। रुद्र अपनी एक एंटी उचकाते हुए कहता है, शगुन?
अन्या हाँ में सिर हिलाए कहती हैं, हाँ सगुन, आखिर मिस्टर बेदी हमारे लिए इतना किया है तो सुगुन तो बनता है। इतना बोल वो एक डेविल स्माइल मिस्टर बेदी को देते हुए अपने हाथों से पीछे खड़े जियान की तरफ इशारा करती हैं, जिसे समझ जियान बाहर खड़े गार्ड्स को ऑर्डर देता है, अंदर ले आओ सब। जियान के कहने पर 9-10 गार्ड्स अपने हाथों में बड़े बड़े थाली लिए अंदर आ रहे थे। सारी थालियों को एक लाल कपड़े से ढके हुए थे। सारी थालियाँ एक एक कर सब मिस्टर बेदी के सामने टेबल और आसपास रख देते हैं। मिस्टर बेदी, मालविका जी और नित्या ये सब देख काफ़ी हैरान थे, खासकर रुद्र और अन्या को साथ देखकर। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वहीं रुद्र को भी उन थालियों में क्या है इसकी खबर नहीं थी, बस इतनी खबर थी कि उसकी बीबी उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी और अब आगे मिस्टर बेदी का हाल होना था, वो मिस्टर बेदी क्या कोई नहीं सोच सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे रुद्र और अन्या की एंट्री आप सभी को? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप तो चाहते ही यही थे कि अन्या और रुद्र मिल जाए, तो देखिए मिल चुके हैं। अब क्या होगा मिस्टर बेदी का, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।